नमस्कार, एटीवी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीवान सिंह जिगरवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से जो विद्यार्थीगण अपने ऐसे कई सवाल हैं, कई सवालों के जवाब चाहते हैं, तो ऐसी हस्तियों के नाम हमें भेजते रहें जिसके जरिए आप प्रेरित होना चाहते हैं या जिसके जरिए आप एक अच्छे मार्गदर्शन को चाहते हैं। तो ऐसे ही आज एक हम नई हस्ती के साथ जुड़ रहे हैं। शहर के जाने माने शिक्षक और बहुत ही शानदार प्रदर्शन देने वाले पंकज शुक्ला जी के साथ आज हम मुलाकात कर रहे हैं और आपके ऐसे कई सवाल जिनके आंसर आपको आज पंकज शुक्ला जी से मिलेंगे। नमस्कार पंकज शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो विद्यार्थीगण कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में सबसे प्राथमिकता सवाल की ये आती है कि हम कंपटीशन की जो जीएस है उसे कहाँ से स्टार्टअप करें और कहाँ से उठाएं और कौन सी किताब बेहतर तरीके से हमें एक अच्छा मार्गदर्शन दे पाएगी। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, आप जब भी जनरल नॉलेज को पढ़ें तो जनरल नॉलेज के लिए क्या होता है कि बेस बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। और बेस के लिए जो आपने 11th 12th तक जितनी भी आपने बुक पढ़ी हैं उन सब चीज़ों को आप पढ़ें, ख़ास तौर से 7, 8, 9, 10, 11th और 12th। इसके अलावा जीएस बिल्कुल बाहर कभी नहीं जाती। बच्चों के सवाल रहते हैं कि एनसीईआरटी का महत्व बहुत बताया जाता है जीएस में, तो ये किसी विशेषकर कंपटीशन एग्जाम के लिए है या ऑल ओवर कंपटीशन में जीएस जो एनसीईआरटी का काफ़ी महत्व है? जी। एक्चुअल में क्या होता है कि एनसीईआरटी एक बेसिक है और बेसिक से क्या होता है कि वहाँ पर जो जिस तरीके से और जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और बच्चों को जिस तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया गया है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जो अपना बेस एक बार क्लियर हो गया तो उस पर नींव बहुत अच्छी तरीके से खड़ी की जा सकती है। जीएस के लिए बच्चों का मानना रहता है कि जीएस एक भंडारण के तौर पे माना जाता है। जी। सवाल है कि जीएस बहुत है, एग्जाम में किस आधार पे वो तैयारी करें अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग भी करते हैं तो भी जीएस का एक भंडारण है, तो मतलब वो कहाँ से उठाएं और कहाँ उसे समाप्ति करें। सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि जीएस को यदि अच्छा करना है तो पहले जिस पेपर को आप दे रहे हैं या जिसकी परीक्षा आप दे रहे हैं उसके ओल्ड पेपरों की एक स्टडी करें और ओल्ड पेपरों को आधार बना करके फिर आप बेसिक प्रश्नों पर जाएं और करंट को जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रश्न होंगे आपके करंट से जुड़े हुए होंगे। या तो वो डायरेक्ट करंट के रूप में पूछ लेगा आपसे और डायरेक्ट नहीं पूछा तो करंट से बेस पर आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। इस समय पर आपका बहुत ज़्यादा चर्चा में है आपका एक प्रश्न और वो है आपका आज ही के संदर्भ में यदि अपन बात करें तो काशी कॉरिडोर। तो काशी कॉरिडोर की स्थापना किसने की है? तो ये आपका जवाब हो जाएगा सीधा सीधा सा आपके कौन है इस समय? ये नरेंद्र मोदी जी, जो उन्होंने आज ही इसका उद्घाटन किया है। लेकिन इससे पहले का अपन इतिहास देखें कि काशी विश्वनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, इससे पहले किसने करवाया, किसने इस मंदिर को तोड़ा था। तो उसमें महाराजा रणजीत सिंह भी जुड़े हैं, अहिल्याबाई भी जुड़ी हैं। तो हो सकता है वो आपसे अहिल्याबाई के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछ ले। तो देखने में तो कैसा लगेगा कि बेसिक है, लेकिन हकीकत में कहाँ है? करंट से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप करंट को उठाएंगे तो बेसिक प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जैसे एक और उदाहरण है आपका, अभी सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन हुआ है आपका, तो हो सकता है कि वो सरयू नदी कहाँ से निकलती है ये आपसे प्रश्न पूछ ले। और जो राम मंदिर आपका बन रहा है वो भी अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। तो इस तरीके से करंट से आप बेस पर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। जीएस में एक सवाल उठता है कि कई ऐसे सवालों के जवाब हैं जो अलग अलग बुक्स में अलग अलग माध्यम से दिए गए हैं। तो ऐसे में बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हैं, तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन? नहीं, उसके लिए तो ये है केवल एक ऑथेंटिक अपन जो बुक पढ़ रहे हैं बस वही आपका रहता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अपन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में लें तो इतिहास में कई चीज़ें ऐसी हैं जो विवादास्पद हैं। तो उस विवादास्पद के आधार पर अपन नहीं कह सकते कि कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा। लेकिन जनरली जिन चीज़ों को लोग वाग मान करके चल रहे हैं इतिहास का, और जो ऑथेंटिक बुकों के राइटर हैं, जैसे एनसीईआरटी में किसको माना गया है, तो उसको एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में अपन उसे चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए अपन एनसीईआरटी को ही प्राथमिकता देते हैं। कंपटीशन में पुलिस के भी एग्जाम है, पीसीएस है और आईएएस है, काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम हैं। उनमें जीएस को अगर अपन लेवल पे लेके रखें तो जो बच्चे पीसीएस देना चाहते हैं तो वो एक बेसिक से ही अगर जीएस को उठाएं, या जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो पीसीएस लेवल के सिलेबस को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आप उन्हें क्या संदेश देंगे कि वो किस लेवल की जीएस को क्लियर करें ताकि एक एग्जाम को अच्छी तरह और बिल्कुल मिनिमम टाइम में क्वालिफाई करें? सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लोग तैयारी क्या कर रहे होते हैं कि उनको खुद नहीं मालूम होता हम पढ़ के आ रहे हैं। दूसरा, जनरल नॉलेज एक ऐसा एक विषय है आपका जो सब विषयों में, चाहे कोई भी आप पीएससी का दें या एसआई का दें, सबकी जीएस एक जैसी है। और सिंपल क्वेश्चन है या टफ क्वेश्चन है, इसे लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ होती हैं। कई लोग कहते हैं कि सिंपल क्वेश्चन था, आपका यदि याद का फंस गया तो वो सिंपल है, और यदि आपका टफ है तो वो कब है? जो याद का नहीं फंसा यहाँ पर। तो बेस को पहले क्लियर करें, थोड़ा सा उसमें वक्त दें, 4 या 5 महीने का टाइम लगता है इसमें, और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है पूरा जनरल नॉलेज। यदि आप उसे फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं और एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जीएस का एक ये है कि जीएस में हम भूलते बहुत हैं, याद करने के बाद लोगों की कई समस्याएं हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी समस्या आती है कि जितना हमने पढ़ा है उसे हम भूल जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या मार्गदर्शन देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा
या तो टाइमिंग के अनुसार उन्हें याद किया जा सकता है, तो किस तरीके से उन्हें याद करते हैं? देखो, उसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो है आपका फ्लो चार्ट पद्धति। जी। छोटे छोटे फ्लो चार्ट बनाए, हर टॉपिक का बनाए और एक दूसरे से उसमें लिंक करें। पुराना जो आपको याद है उसे आगे से जोड़ सकते हो आप, और यदि आपको आगे का याद नहीं है तो उस फ्लो चार्ट को आप आधा रखें। आधा रखने के बाद में जैसे जैसे प्रश्न आपके बनते जाते हैं उसको आगे बढ़ाते जाएं। उस फ्लो चार्ट से क्या होगा कि आपका आगे का और पीछे का दोनों चीज़ें मालूम रहेंगी। दूसरे नंबर पे क्या है, आजकल तो यूट्यूब वगैरह का सहारा है, अन्य चीज़ों का सहारा है, और मीडिया भी में भी बहुत सारी चीज़ें जानकारियाँ आ रही हैं। तो इसमें आप चित्रों को देख करके यदि याद रखते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है। होता क्या है कि अपन फैक्टों को रटने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर जो टीचर वगैरह भी है, जैसे हम जैसे ही लोग हैं, तो वो अधिकांशतः क्या करते हैं कि बस रटो, इनको रट करके कभी सिलेक्शन नहीं होगा। पुराना ज़माना था जिसमें आप फैक्ट रट लोगे, लेकिन कुछ समय के लिए आपको याद रहेगा, लेकिन जिस दिन आप पेपर दोगे उस दिन भूल जाओगे। इससे अच्छा है कि फ्लो चार्ट में बनाएं। दूसरा, कुछ कहानियाँ बनाएं आप, उन कहानियों में उनको जोड़ करके याद रखें। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण बता रहा हूँ आपको। प्रश्न आता है आपका, क्या बताइए जो आपके युद्ध हुए हैं पानीपत के, वो लड़ाई कितनी हुई है? 3। अब अपन ने एक युद्ध तो याद कर लिया, लेकिन 2 युद्धों को अपन भूल गए, तो तीनों को आप क्रम में याद रखो कि पहला, दूसरा, तीसरा कब हुआ, उससे संबंधित जानकारी क्या है, तो वो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आ गया आपका। इसी तरीके से जैसे एक और उदाहरण बता रहा हूँ आपको, कोयला को लेके। अब ये कोयला है, कोयला सबसे पहले कहाँ मिला? तो ये रानीगंज में मिला था। रानीगंज कहाँ आता है? तो वेस्ट बंगाल में आता है आपका। अब ये कोयला की जो खदान है रानीगंज में, वो किस तरीके से याद रखें? तो इसमें कोई ना कोई स्टोरी आप जोड़ दो। जैसे उदाहरण के रूप में आप कल्पना करो, एक इमेज करो कि हमारे मोहल्ले में एक लड़की रह रही है, उसका नाम रानी है, और वो जलता हुआ कोयला सिर पर रख के ले जा रही है, तो वो कैसी हो गई? गंजी। तो रानीगंज, कोयला। इस तरीके से कहानियों को लंबे समय तक करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें भी एक चीज़ और है कि जो ट्रिक है आपकी, वो स्वयं बनाओ जी। और स्वयं बनाएंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगी। और किसी दूसरे की आप सुनोगे तो उसमें क्या होता है, कुछ समय के लिए आपको याद रह जाएगी, तो ट्रिक तो याद रहेगी, लेकिन जब एक्सप्लेन करने की बारी आएगी फिर भूल जाओगे। कुछ ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनका सबसे बड़ा अहम सवाल है कि सक्षम नहीं है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर पाएँ, तो ऐसे में क्या वो सेल्फ स्टडी में किस प्रकार की स्टडी को महत्व दें ताकि वो सेल्फ स्टडी से किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अच्छी तरह फाइट कर सकें? देखो, ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम लोग भी जहाँ से जुड़े हुए थे वो ग्रामीण क्षेत्र ही था। बस उसमें क्या है, आप एनसीईआरटी की किताब को लें। दूसरा, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि जितनी अपन थ्योरी पढ़ेंगे हो सकता है कि वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बने आपके, लेकिन विश्लेषणात्मक पद्धति आपकी विकसित हो जाएगी। और ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करेंगे, जैसे आपने पर डे मान लीजिएगा 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए, तो 100 ऑब्जेक्टिव में आप पूरा का पूरा टारगेट लेके करें, यानी उसे केवल एक कोटि के रूप में ना लें, उससे संबंधित आगे का इतिहास कितना है, क्या भूगोल है, सबको एक साथ में आप उठाएं। और इस तरीके से आप उठाएंगे और फिर उनको नोट्स करें बनाएंगे, फ्लो चार्ट में बनाएंगे, लगातार आप उसको रिवाइज करेंगे, तो कुछ ही समय में जीएस आपकी बहुत कम रह जाएगी। जैसे आने वाले समय में अभी अप्रैल में डिसाइड हुआ है पीसीएस, जी जी बिल्कुल। तो उसको लेकर आप क्या स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की अगर रणनीति रखी जाए तो प्री एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई किया? देखो, प्री एग्जाम की सबसे बढ़िया रणनीति है जो भी अपन वनडे एग्जाम देती हैं, उस वनडे एग्जाम में पहले राउंड में ही आप सीधा सा ऑब्जेक्टिवों को सॉल्व करना चालू कीजिए। अब आपको याद आता है या नहीं आता है तो उसको उसके चक्कर में मत रहिए। वहाँ पर पहला देखिए कि इसका आंसर क्या है, सीधा याद करें उसे, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाना चालू करें। हाँ, यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, जैसे उसने पूछ लिया, मान लीजिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अपन क्या करते हैं, बस एक गलती करते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, बस इतना ही याद करेंगे। आपको ये नहीं करना, आपको यहाँ नर्मदा नदी पूरा तैयार करना है, नदी पूरा, जिससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं, पूरा का पूरा टॉपिक, कोई भी आप किताब उठाइए उसमें जाकर के नर्मदा नदी को पूरा तैयार कीजिए। और फिर उससे संबंधित जब भी आप कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो वैसे आपको तुरंत वहाँ पर आंसर उसका मिल जाएगा। तो कम समय में ज़्यादा तैयारी करने का सबसे बढ़िया एग्जाम का जो तरीका है, फंडा है, वो ये है ऑब्जेक्टिव से आप थ्योरी पर जाएँ, न कि थ्योरी से ऑब्जेक्टिव पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज शुक्ला जी। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ और नेक्स्ट मुलाकात भी नई शख्सियत के साथ होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। थैंक यू।